नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन क्रैकर्स में। दोस्तों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने अध्ययन किया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में, राइबोसोम के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम को अंग्रेजी में भी लाइसोसोम ही कहा जाता है और लाइसोसोम के खोज करता है डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की। लाइसोसोम एक स्रावी अंग होता है। लाइसोसोम एक स्रावी अंग होता है क्योंकि इसके अंदर भरे होते हैं बहुत प्रकार के एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम भरे होते हैं जो कि पाचन का कार्य करते हैं। यदि मैं बात करूं लाइसोसोम के कार्य की, तो लाइसोसोम हमारे शरीर में क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है क्योंकि यदि हमारे शरीर से क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट नहीं किया गया तो वे हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर सकती हैं। तो इसलिए लाइसोसोम अपने एंजाइम्स की सहायता से क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को समाप्त कर देता है। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर यह भी है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। हमने माना यह एक कोशिका का चित्र है, तो यहाँ पर एक लाइसोसोम उपस्थित होता है हमारी कोशिका में। यदि यहाँ पर मैं एक पॉइंट यह बताने का प्रयास करूँ कि लाइसोसोम की संरचना कैसी होती है, तो लाइसोसोम एक थैली नुमा आकार का होता है। यह लाइसोसोम की संरचना थैली नुमा होती है। तो लाइसोसोम के अंदर भरे होते हैं विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स जो कि हमारी कोशिका के अंदर पाचन करने का कार्य करते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही हमारी कोशिका में कोई बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है तो लाइसोसोम का यह दायित्व बनता है कि वह इस बैक्टीरिया का पाचन करे और अपने दायित्व के अनुसार लाइसोसोम अपने अंदर से एंजाइम्स निकालता है और इस बैक्टीरिया पर डालता है। क्योंकि बैक्टीरिया पर जब एंजाइम्स डलते हैं तो बैक्टीरिया का पाचन हो जाता है। यह हम कह सकते हैं कि लाइसोसोम अपने अंदर से एंजाइम्स निकालकर बैक्टीरिया पर डालकर उसका पाचन कर देता है या उसको समाप्त कर देता है। यदि कोशिका के अंदर कोई बड़ा बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है तो लाइसोसोम पुनः अपनी आदत के अनुसार अपने अंदर से एंजाइम्स निकालता है, उस बड़े बैक्टीरिया पर डाल देता है। क्योंकि बैक्टीरिया बड़ा है इसलिए कम एंजाइम्स बैक्टीरिया का पाचन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। इसलिए लाइसोसोम अपनी थैली की दीवार को गला देता है, अपनी थैली नुमा संरचना की दीवार को गला देता है और जितने भी एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं वह सभी उनको उस बड़े बैक्टीरिया पर डाल देता है। तो जब सभी एंजाइम्स बड़े बैक्टीरिया पर गिर जाते हैं तो यह बैक्टीरिया समाप्त हो जाता है, यह हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का पाचन करता है। इस प्रक्रिया में लाइसोसोम बैक्टीरिया का पाचन करने में तो सफल हुआ, लेकिन बैक्टीरिया के पाचन करने की क्रिया में लाइसोसोम का अपना भी अस्तित्व नहीं बच पाया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लाइसोसोम की खुद की भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए हम लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। यदि मैं बात करूं एंजाइम्स की, तो दुनिया के सभी एंजाइम्स 10 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही अच्छी प्रकार से काम करते हैं। यही कारण है कि गर्मी में हमको भूख कम लगती है, क्योंकि गर्मी में जब भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो एंजाइम्स ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण
हमारे भोजन का पाचन नहीं होता है। और जब हमारे अंदर भोजन का पाचन नहीं होता तो हमारा भोजन करने का मन नहीं करता है। यही कारण है कि गर्मी में हमको भूख कम लगती है। यदि मैं बात करूं एंजाइम्स की, तो दूध को खराब करने वाले जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है, इसका जो एंजाइम्स है वो भी 10 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच ही अच्छी प्रकार से काम करता है। यही कारण है कि यदि हमें दूध को सुरक्षित रखना हो तो या तो हम दूध को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबाल देते हैं, या हम उसको 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर फ्रीज में रख देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम दूध को उबालते हैं तो उसका तापमान हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी ज़्यादा है। और इसीलिए एंजाइम्स या लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के एंजाइम्स कार्य नहीं कर पाते हैं या दूध को खराब नहीं कर पाते हैं। यदि हम दूध को फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में रखने से दूध का तापमान हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि फ्रिज का तापमान हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस भी 10 डिग्री सेल्सियस से कम है। इसलिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु का एंजाइम्स भी फ्रिज में कार्य नहीं कर पाता है या फ्रिज में दूध को खराब नहीं कर पाता है, इसलिए दूध सुरक्षित रखा जा सकता है। यदि मैं दूध से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करूं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो वो इस प्रकार से होंगे। दूध को खराब करने वाले जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध खराब होता है। यदि मैं बात करूं दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन की, तो दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है केसीन प्रोटीन, यानी दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। यदि मैं बात करूं दूध के रंग की, तो प्रश्न आता है कि दूध का रंग सफ़ेद क्यों दिखाई देता है। दूध का रंग सफ़ेद दिखाई देता है केसीन प्रोटीन के ही कारण। यदि मैं बात करूं दूध का रंग पीला क्यों दिखाई देता है, तो दूध का रंग पीला दिखाई देता है कैरोटीन प्रोटीन के कारण। यदि मैं बात करूं हमें दूध मीठा क्यों लगता है, तो हमें दूध मीठा इसलिए लगता है क्योंकि दूध में पाई जाती है लैक्टोज शर्करा के कारण हमको दूध मीठा लगता है। यदि मैं बात करूं दूध की शुद्धता की, तो दूध की शुद्धता की यदि मापन की मैं बात करूं तो एक यंत्र है लैक्टोमीटर के द्वारा ही हम दूध की शुद्धता को माप सकते हैं। यदि मैं बात करूं विटामिन सी की, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। यदि मैं बात करूं दूध के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व की, तो दूध के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है कैल्शियम। यदि मैं बात करूं दूध के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम की, तो दूध से प्राप्त प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम है रेनिन। यदि मैं रेनिन की बात करूं तो रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो केवल बच्चों में स्रावित होता है, वयस्कों में स्रावित नहीं होता। तो यहाँ हम यह जान सकते हैं कि रेनिन जो एंजाइम्स है बच्चों में निकलने के कारण, इसीलिए केवल दूध के प्रोटीन का जो पाचन है वो बच्चों में ही हो सकता है। या हम कह सकते हैं कि दूध से प्राप्त होने वाले प्रोटीन का लाभ केवल बच्चे ही ले सकते हैं, वयस्क नहीं लेते। वयस्क दूध से कैल्शियम का लाभ ले सकते हैं या अन्य पोषक पदार्थों का लाभ ले सकते हैं। यदि मैं बात करूं दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है किण्वन विधि द्वारा ही। जब लैक्टोबैसिलस दूध को खराब कर देता है, दूध को सड़ा देता है, तो दूध एक दही का रूप ले लेती है। किण्वन की प्रक्रिया में केसीन प्रोटीन
दूध केसीन प्रोटीन में टूट जाता है और केसीन प्रोटीन के छोटे छोटे रवे आपस में जुड़कर दही का रूप ले लेते हैं। तो यदि मैं बात करूं दूध से दही बनने की प्रक्रिया की, तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है किण्वन। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, दूध में पाए जाने वाला अम्ल, दूध में पाए जाने वाला अम्ल है लैक्टिक अम्ल, दूध में पाए जाने वाला अम्ल है लैक्टिक अम्ल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में दूध से संबंधित पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तारक काय। तारक काय, तारक काय, तारक काय को अंग्रेजी में कहा जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के बारे में हमें दो बातें जाननी चाहिए। पहली तो यह केवल जंतु कोशिकाओं में, जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। यह तारक काय केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। दूसरी है तारक काय कोशिका विभाजन का कार्य करता है। तारक काय कोशिका विभाजन कार्य करता है। तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हमें तारक काय से संबंधित याद रखने योग्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक लवक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लवक। लवक को अंग्रेजी में कहा जाता है प्लास्टिड। लवक को अंग्रेजी में कहा जाता है प्लास्टिड। यदि मैं बात करूं लवक के खोजकर्ता की, तो लवक की खोज की हैकल नामक वैज्ञानिक ने लवक की खोज की। और लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने लवक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। रंगों के आधार पर यदि मैं बात करूं लवक के प्रकार की, तो रंगों के आधार पर लवक को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। लवक को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला नंबर है वर्णी लवक। वर्णी लवक को अंग्रेजी में कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक को अंग्रेजी में कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। दूसरा है अवर्णी लवक को अंग्रेजी में कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। और नंबर 3 है हरित लवक को अंग्रेजी में कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। यदि मैं बात करूं वर्णी लवक की, तो यहां पर हम एक शब्द देख रहे हैं क्रोमो का अर्थ होता है रंगीन या रंग बिरंगा। वर्ण का अर्थ भी वैसे तो रंग ही होता है, लेकिन हमें यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि क्रोमो का अर्थ होता है रंगीन या रंग बिरंगा। यदि मैं बात करूं अवर्णी लवक की, तो वर्ण का मतलब रंग और अवर्ण का मतलब जिसमें रंग ना हो उसको हम श्वेत कह सकते हैं। या यहाँ पर हमें ये याद रखना है ल्यूको का अर्थ होता है श्वेत या सफेद। ल्यूको को बोल सकते हैं हम श्वेत या सफेद। नेक्स्ट है हमारा हरित लवक। हरित से यदि हम हरित शब्द पर ध्यान दें, तो यहाँ पर हम इसको देखकर ही पहचान सकते हैं। हरित लवक से का संबंध है हरे रंग से, यानी हरित लवक का रंग कैसा होता है, हरा रंग। तो आइए हम तीनों लवक के बारे में, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक के बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा वर्णी लवक। वर्णी लवक को अंग्रेजी में कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। यदि मैं बात करूं क्रोमोप्लास्ट की, तो मैंने आपको बताया अभी कि क्रोमो का अर्थ होता है रंगीन या रंग बिरंगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वर्णी लवक पौधों के उन भागों में पाया जाता है जो रंग बिरंगे होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वर्णी लवक पौधों के पुष्प भाग में पाया जाएगा। वर्णी लवक पुष्प भाग में पाया जाता है। वर्णी लवक पौधों के पुष्प भाग में
पाया जाता है तथा यह पौधों के पुष्प में परागण की क्रिया को आसान करता है, क्योंकि कोई पुष्प जितना भी रंगीन होगा, जितना भी कलरफुल होगा, कीट उतने ही उसकी ओर आकर्षित होंगे तथा पुष्प पर बैठकर मकरंद चूसने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट यह भी लिख सकते हैं कि वर्णी लवक के कारण परागण की क्रिया में सुगमता होती है। तो ये दो पॉइंट हमारे वर्णी लवक के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवर्णी लवक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अवर्णी लवक है। यदि मैं बात करूं अवर्णी लवक की, तो अवर्णी लवक को कहा जाता है अंग्रेजी में ल्यूकोप्लास्ट, और हिंदी में कहा जाता है इसको अवर्णी लवक। मैंने आपको बताया अभी कि LUCO, ल्यूको का अर्थ होता है श्वेत, या सफेद। तो ल्यूकोप्लास्ट पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, वहां पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि ल्यूको का अर्थ होता है श्वेत या सफेद। तो हम यह भी कह सकते हैं कि अवर्णी लवक का रंग, अवर्णी लवक का रंग सफेद होता है। अवर्णी लवक का रंग सफेद होता है। यह पौधों की जड़ भाग में पाया जाता है। अवर्णी लवक पौधों की जड़ भाग में पाया जाता है। यह पौधों के जड़ भाग में इसलिए पाया जाता है क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अवर्णी लवक पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां पर सूर्य का प्रकाश आसानी से नहीं पहुंच पाता, अर्थात पौधों की जो जड़ भाग होती है उनमें सूर्य का प्रकाश आसानी से नहीं पहुंच पाता है, इसलिए अवर्णी लवक पौधों की जड़ में पाया जाता है और पौधों की जड़ सफेद रंग की होती है। यदि मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो अवर्णी लवक पौधों में भोजन संग्रहण का कार्य करता है। अवर्णी लवक पौधों में भोजन संग्रहण का कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा हरित लवक। आइए हम चर्चा करते हैं हरित लवक के बारे में, जो कि लवक का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। यदि मैं बात करूं हरित लवक की, तो हरित लवक को कहा जाता है अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट। जैसा कि हम देख सकते हैं हरित नाम से ही हम यहाँ पहचान कर सकते हैं कि यह हरे रंग का होता है। हरित लवक का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक होता है जो कि हरित लवक को रंग प्रदान करता है। यदि हम हरित लवक के बारे में आगे बात करें तो हरित लवक को कहा जाता है पौधों का रसोई घर कहा जाता है हरित लवक को, रसोई घर। यदि हम हरित लवक के बारे में थोड़ा चित्र के माध्यम से जानने की कोशिश करें तो हरित लवक एक ऐसी संरचना होती है जिसमें कुछ तरल भाग होता है और कुछ सिक्के नुमा संरचना पाई जाती है। जो सिक्के नुमा संरचना होती है उसको कहा जाता है ग्रेना। सिक्के नुमा संरचना को ग्रेना कहा जाता है और जो द्रवनुमा संरचना होती है उसको कहा जाता है स्ट्रोमा। यदि मैं बात करूं ग्रेना और स्ट्रोमा की, तो ग्रेना भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, या हम कह सकते हैं कि हरित लवक के ग्रेना भाग अर्थात सिक्के नुमा भाग में वह अभिक्रिया होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। यदि मैं बात करूं स्ट्रोमा की, तो हरित लवक के अंदर पाए जाने वाले तरल को स्ट्रोमा कहा जाता है और स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। यह हम कह सकते हैं कि कम प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है वह हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। मैंने बताया भी आपको कि पौधों का रसोई घर कहा जाता है हरित लवक को। इस बात को जानने से पहले हम जान लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में।
प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण के बारे में। आखिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती क्या है? हरित लवक को पौधों का रसोईघर क्यों कहा जाता है, यह जानने से पहले हमें जानना होगा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को। यदि मैं बात करूं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में हमें एक उदाहरण के माध्यम से बहुत सहायता मिलेगी। माना यह कोई पेड़ की पत्ती है और यह कोई वृक्ष है, तो वृक्ष की पत्ती और यहाँ पर एक सूर्य उपस्थित है। तो जैसे ही सूर्य से आने वाली किरणें पौधे की पत्ती पर पड़ती हैं, तो इस पत्ती में पहले से ही उपस्थित होता है लवक, या जिसको हम हरित लवक बोलते हैं। तो हरे पौधे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। एक बार फिर बता दूं, हरे पौधे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पौधे की हरी पत्ती में पाया जा रहा है हरित लवक, और जैसे ही हरित लवक के अंदर जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है, तो हरित लवक में भोजन का निर्माण हो जाता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पौधे अपना भोजन का निर्माण कर रहे हैं हरित लवक में। और यदि मैं बात करूं दैनिक जीवन की, तो मानव अपने दैनिक जीवन में अपने भोजन का निर्माण करता है अपने रसोई घर में। यदि हम अपने भोजन का निर्माण अपने रसोई घर में करते हैं और पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं हरित लवक में, इसीलिए हरे पौधों में हरित लवक को पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है। तो ये थी हमारी प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, और हमने समझा कि हरे पौधों के अंदर हरित लवक को पौधों का रसोई घर क्यों कहा जाता है। यदि मैं बात करूं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में सहायक तत्व की, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में सहायक तत्व है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नामक तत्व प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ऐसे ही कुछ तत्वों के बारे में हम और जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा तत्व किस आवश्यक कार्य के लिए जाना जाता है। पहला तत्व है हमारा, यदि मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम सहायता करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण बहुत योगदान निभाता है मैग्नीशियम। यदि मैं बात करूं आयरन की, तो आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। यदि मैं बात करूं हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है, अथवा हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के द्वारा ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। यदि मैं बात करूं कैल्शियम की, तो कैल्शियम सहायक होता है रक्त के स्कंदन में। यदि हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, तो हमारे शरीर में रक्त का स्कंदन या चोट लगने पर रक्त का स्कंदन अच्छी प्रकार से नहीं हो पाएगा या उपयुक्त समय में नहीं हो पाएगा। यदि मैं बात करूं कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विटामिन B12 के निर्माण में। विटामिन B12 सहायता करता है, या हम कह सकते हैं कि विटामिन B12 योगदान देता है कैंसर के उपचार में विटामिन B12 का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में विटामिन B12 का उपयोग किया जाता है। यदि मैं बात करूं जिंक की, तो जिंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे शरीर में इंसुलिन के निर्माण में। यदि हम थोड़ी बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन यदि हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है तो हम ठीक रहते हैं। यदि इंसुलिन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाती है, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने के कारण हमको एक रोग हो जाता है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ या मधुमेह। यदि हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है,
तो इंसुलिन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाने के कारण हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्तर नीचे गिरता जाता है और हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्तर नीचे गिरने के कारण हमको एनर्जी प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती है जिससे हमको एनर्जी प्राप्त हो सके, और इससे हम थकान का अनुभव करने लगते हैं या हमारे पेशियों में कमजोरी आने लगती है, हमारे शरीर में कमजोरी आने लगती है। अभी हम ऊपर बात कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण की, तो प्रकाश संश्लेषण के लिहाज से हमको एक दो बातें और हैं जो हमको महत्वपूर्ण याद रखनी है। पहली बात तो ये है कि प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है, या हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। यदि मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे रंग के प्रकाश में नगण्य होती है या बहुत कम होती है। यदि मैं बात करूं लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर हमको ये पॉइंट याद रखने हैं। ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने समझा लाइसोसोम के बारे में, एंजाइम्स के बारे में, तारक काय के बारे में और लवक के बारे में। लवक के अंतर्गत आने वाले 3 भाग वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक के बारे में। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।